नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षण कौशल और शिक्षण कौशल में 2 क्लासें हमने पढ़ ली हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास होगी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा लिखा हुआ है। दोस्तों, आपके शिक्षण कौशल की अभी 1 क्लास बाकी है और संभवतः हो सकता है उसमें 2 क्लास हो जाए। अभी आपके शिक्षण सूत्र हैं और कुछ नवीन उपागम है, वो सारी चीज़ें बाकी हैं, उसको देखिए तैयार करना है अभी। वो क्लास अभी तैयार नहीं हो पाई थी और आज की क्लास आपकी मिस हो जाती, इसीलिए मैंने जो है ये क्लास आपको उपलब्ध कराने के लिए सोचा। देखिए, आजकल तबीयत थोड़ी-सी सही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आज तो समस्या थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का गैप ना हो, इसीलिए ये क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए, आराम से समझिएगा और चीज़ों को धीरे-धीरे करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जितना इसमें हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें देखना है, देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है? देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले आप समझिए शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा शिक्ष धातु से बनी है, ठीक है? तो शिक्ष धातु से बनी है, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। आप समझ सकते हैं शिक्षा, ये आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए, शिक्षा जो है अंग्रेजी शब्द एजुकेशन से बना है, ठीक? तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे-कैसे हुई है, ये आप समझिएगा। एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर, ठीक है? हो सकता है कि इन तीनों में से कुछ पूछ लिया जाए, तो इन तीनों को आप समझ लीजिए कि होता क्या है। देखिए, एडुकेटम जो होता है इसका अर्थ होता है शिक्षित करना, टू ट्रेन। एडुसियर का अर्थ होता है टू लीड आउट, मतलब विकसित करना, ठीक है? और एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या बाहर की ओर निकालना, ठीक है? आगे बढ़ाना या बाहर की ओर निकालना। समझिए कैसे? एडुकेटम जो है, ये पहला वाला, इसमें देखिए ये बना है ई और ड्यूको से। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, मतलब अंदर से बाहर की ओर शिक्षा का विकास होता है, ठीक? ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए, शिक्षा एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, ठीक है? देखिए, आप लोग किताबें भी पढ़ते रहिए, उसमें बहुत सारी चीजें और भी दी गई हैं जो इस नोट्स में मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो मुझे आवश्यक नहीं लगी। हो सकता है आपकी जानकारी के लिए वो अच्छी हो जाए, ठीक है? देखिए, आप थोड़ा जुकाम से परेशान हो गए हैं, तो क्लास देने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। फिलहाल चलिए, शिक्षा के उद्देश्य देखिए क्या-क्या है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तिगत, सामाजिक, इन सबसे प्रश्न नहीं बनते हैं। तो मैंने देखिए सामान्य उद्देश्य, आप किताब एक बार पलटेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा उसमें। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी नहीं जाती हैं। शिक्षा का उद्देश्य जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो आपके लिए पूरा पर्याप्त होंगे, आप उसमें से आसानी से टिक कर सकते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं शिक्षा के प्रकार कितने प्रकार से दी जा सकती है। देखिए, एक है अनौपचारिक शिक्षा, एक है औपचारिक शिक्षा और आपका तीसरा है दूरस्थ शिक्षा, ठीक है? अनौपचारिक, औपचारिक और दूरस्थ। अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि ये सभी दशा एवं परिस्थितियों में दी जा सकती है, चलती रहती है, ठीक है? इसके लिए कोई स्थान, पाठ्यक्रम, विषय निर्धारित नहीं होता है। अब समझिए, जब बालक जो है जन्म लेता है, तब से वो सीखना शुरू कर देता है। तो क्या उसके लिए परिस्थितियां कोई मायने रखती हैं? नहीं। स्थान, क्या उसके लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं निर्धारित होता है। मतलब आप कहीं भी हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो वो आपकी हो जाएगी अनौपचारिक शिक्षा। अब देखिए, यह अनुभव द्वारा शिक्षा कही जा सकती है, बिल्कुल, क्योंकि बालक तब से अब तक सीख ही रहा है और कोई ना कोई अनुभव प्राप्त हो रहा है और उस अनुभव से अन्य चीजें भी सीख रहा है। तो ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि ये एक परिवेश में होती है, जैसे विद्यालय हो गया आपका, चर्च हो गया, पुस्तकालय हो गया। ये होती है औपचारिक शिक्षा, मतलब इसमें एक पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाता है, एक स्थान निर्धारित हो जाता है, आप जाएँगे, वहाँ बैठेंगे, कोई एक विषय आप उठाएँगे, सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं, तो वो क्या होती है? औपचारिक। और ये जो होता है, ये योजनाबद्ध तरीके से होता है। आपकी अनौपचारिक में कोई योजना नहीं होती है, जहाँ भी होता है इंसान सीखता रहता है। ठीक है? अगला जो प्रकार है दूरस्थ शिक्षा का, तो ये देखिए, जैसे आप इस समय ओपन एजुकेशन जानते हैं, ठीक है? तो ओपन एजुकेशन देखिए, ओपन लर्निंग है, पत्राचार है, बाहरी अध्ययन है, गृह अध्ययन है, मतलब आप घर पे रहकर पढ़िए। ये इसका प्रयोग इसलिए किया गया कि ऐसे परिवेश जहाँ पर विद्यालय नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ के बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए?
तो उसके लिए दूरस्थ शिक्षा बनाई गई ताकि वो बच्चे भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा को 1 से 8 तक माना गया है। आप जानते हैं प्राथमिक शिक्षा, इसमें देखिए प्राथमिक होता है और उच्च प्राथमिक होता है ना, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, तो ये आप समझ कर चलिएगा। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। देखिए यहीं से आपकी चीजें और अच्छे से शुरू हो जाती हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। आपका एक प्रश्न बना था कि मकतब लिखना प्राथमिक निम्न में से कौन सा केंद्र प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, मदरसा था, मकतब था, तो अभी चीजें आपको मिलने लगेंगी यहीं पर। चलिए अब बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। आज हम लोग तीनों शिक्षाओं को पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता है, अंतर्ज्योत या प्रकाश को स्थान दिया गया है और ये इसका लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा का लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। अब यहां समझिए, ये जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसे गुरुकुल शिक्षा भी कहते हैं और ये किस पर आधारित होती है, वेदों पर आधारित होती है। जो चारों वेद हैं हमारे, उन्हीं चारों वेदों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब इनका उद्देश्य देखिए क्या है, ये आपने अभी देखा लक्ष्य प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति, लेकिन यहाँ समझिएगा कि मनुर्भव पहले इंसान बनो। ठीक है, ये इसका मुख्य लक्ष्य, पहले इंसान बनो। उद्देश्य क्या है, पहले इंसान बनो, उसके बाद धर्म और संस्कृति का प्रसार करो। केंद्र बिंदु क्या था, धर्म, मतलब धार्मिक शिक्षा दी जाती थी जैसे वेदों की शिक्षा। ठीक है, देखिए यहां पर समझिए एक किताब का नाम दिया गया है एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया और इस किताब के लेखक है अल्तेकर। ठीक है, तो ये किताब भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है उससे संबंधित किताब है। ठीक, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है। अब देखिए ये जो केंद्र बिंदु धर्म है, इसका वाक्य क्या है कि सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही सत्य है और जो ये संसार है ये कैसा है, ये मिथ्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुरुकुल में गुरु केंद्रित शिक्षा होती थी, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा होती है, लेकिन उस समय कैसी शिक्षा थी, गुरुकुल शिक्षा थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर जाति आधारित शिक्षा की व्यवस्था थी। जैसे वर्ण व्यवस्था चलती थी ना, तो वही वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था भी कहा जाता है, उसी के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। अब समझिए अभी आगे वो भी आपको मिलेगा इसी में। देखिए अभी आपने देखा कि यहाँ पर वेदों की शिक्षा दी जाती है। एक वेद का जो ज्ञाता होता था उसे स्नातक कहा जाता था, 2 वेद का ज्ञाता जो होता था उसे वसु कहा जाता था, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र और चारों वेदों का जो ज्ञाता होता था उसे आदित्य कहा जाता था। आदित्य मतलब सूर्य, मतलब चारों तरफ प्रकाश फैलाएगा, अर्थात वो चारों वेद का ज्ञाता हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आज देखिए थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, इसीलिए क्लास हो सकता है आपको बहुत रोचक ना लग रही हो, लेकिन चलिए हम जो भी सीख लें वही अच्छा है। देखिए वैदिक शिक्षा में क्या होता है, गृह विद्यारंभ संस्कार जो होता है इसे चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं, मतलब घर पर ही शिक्षा शुरू कर दी जाती है। कब, देखिए 5 वर्ष की आयु में घर पर शिक्षा शुरू कर दी जाती है। तो घर पर शिक्षा शुरू करने के लिए, घर पर शिक्षा शुरू करने के लिए ध्यान रखिएगा कौन सा संस्कार होता है, चूड़ा कर्म संस्कार होता है। कितने आयु में, 5 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, तो ये संस्कार जब हो जाता है तब क्या होता है, घर पर शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती है, गृह, जिसे गृह शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए, अगला संस्कार है आपका उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन मतलब उप मतलब समीप और नयन मतलब लाना या ले जाना। ठीक है, देखिए नयन मतलब ले जाना, उप मतलब समीप, तो किसके समीप ले जाना, गुरु के समीप या गुरु के पास ले जाना, तो ये होता है उपनयन संस्कार। ठीक है, मतलब आपका जो चूड़ा कर्म संस्कार था यहाँ पर घर पर शिक्षा शुरू हुई, उपनयन संस्कार जो हुआ तो वो गुरुकुल में बच्चा गया। ठीक है, अब देखिए गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था। ठीक है, इस संस्कार के बाद गुरु सावित्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करते थे। ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा प्रारंभ होती है। ठीक, और मंत्र कौन सा देते हैं, सावित्री मंत्र देते हैं। चलिए अब देखिए उपनयन संस्कार की को मौंजी संस्कार भी कहा जाता है। अब मौंजी संस्कार क्यों कहा जाएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जनेऊ आप देखते होंगे कि जनेऊ पहनते हैं तो वही मूंज की बनी होती है, इसीलिए मौंजी संस्कार कहा जाता है। ठीक है, इस धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है और द्विज कहलाने लगता है। ठीक है,
देखिए, जब आपका उपनयन संस्कार हो जाता है, मतलब गुरु के समीप पहुंच जाता है बालक और शिक्षा वहां ग्रहण करना शुरू करता है, तो अब वो भौतिक जो संसार है उससे आध्यात्मिक संस्कार में पहुंच जाता है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है और उसके बाद वो क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। तो आप समझिएगा, उपनयन संस्कार के बाद जो बालक होता है वो क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। अब उपनयन संस्कार की आयु समझ लीजिए किस किस आयु में होती है। अभी आपने देखा कि वर्ण व्यवस्था होती है, तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के आधार पर शिक्षा दी जाती है। तो देखिए, जो ब्राह्मण छात्र होते हैं उनका उपनयन संस्कार 8 वर्ष की उम्र में, क्षत्रिय जो होते हैं 11 वर्ष की उम्र में, और वैश्य छात्र जो होते हैं उनका उपनयन संस्कार 12 वर्ष की उम्र में होता है। ठीक है। और जो शूद्र होते हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वर्ण व्यवस्था में आपको 4 वर्ण मिलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अब देखिए, गुरुकुल शिक्षा ये वैदिक शिक्षा में अध्ययन काल का समय कितना था? 12 वर्ष। ठीक है, अध्ययन का काल जो था वो 12 वर्ष का होता है। शिक्षा का केंद्र अभी आपने देखा, शिक्षा का केंद्र देखिए, ये होता है आश्रम या घर। ये शिक्षा कहाँ दी जाती है? आश्रम में दी जाती है या गुरु के घर पर दी जाती थी। ठीक है, ये शिक्षा के केंद्र होते थे। और शिक्षा का केंद्र बिंदु उस समय कौन थे? गुरु हुआ करते थे, बालक नहीं हुआ करते थे। ठीक है। अब वेशभूषा में देखिए, अभी हमने आपको बताया था, ब्राह्मण की जो वेशभूषा या मेखला जिसको कहते हैं, जो उस समय का ड्रेस था वो किस चीज का होता था? मूंज का होता था। क्षत्रिय की जो मेखला होती थी वो तांत की बनी होती थी और वैश्य की मेखला ऊन की बनी होती थी। ठीक है। शिक्षण का माध्यम क्या था? संस्कृत। वेदों की भाषा संस्कृत ही थी। शिक्षण विधि कौन सी थी? मौखिक थी। दोस्तों याद रखिएगा, मौखिक थी। अब देखिए, शिक्षण की 3 प्रमुख विधियां थी। देखिए, शिक्षण मौखिक ही होता था उस समय, गुरु वाचन करते थे और छात्र उसको सुनकर कंठस्थ कर लेते थे। 3 प्रमुख विधियां थी, एक श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ठीक है, ये 3 सीखने की विधियां थी उस समय। देखिए, अब बात आई समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या है? जब विद्यार्थी अपना छात्र जीवन, विद्यार्थी जीवन समाप्त कर लेता था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, तो समावर्तन संस्कार होता था। मतलब जब बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उपनयन संस्कार, और जब गुरुकुल से गृहस्थ में प्रवेश करता था तो समावर्तन संस्कार। ठीक है। देखिए, उस समय वैदिक कालीन में शिक्षा के 2 प्रकार थे, परा अपरा। और वैदिक शिक्षा पूर्णतः है निःशुल्क थी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। और उस समय स्त्री शिक्षा जो थी वो अच्छी नहीं थी। अब देखिए, निःशुल्क थी, बालक जब शिक्षा प्राप्त कर लेता था, ठीक है, उसके बाद जब वहां से गुरुकुल छोड़कर जाता था, तब वो अपने इच्छा, अपने जो है यथाशक्ति जो है गुरु को दक्षिणा देता था। ठीक है। उस समय भिक्षा जो प्रवृत्ति थी वो चलती थी। जो वहां पर छात्र पढ़ते थे वो भिक्षाटन भी करते थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की। बौद्धकालीन शिक्षा का जो है क्या था? देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बौद्धकालीन शिक्षा शुरू हुई। और किसने शुरू की? महात्मा बुद्ध ने, जिनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। उद्देश्य क्या है? सत्य की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, सत्य या निर्वाण की प्राप्ति। विशेषताएं देखिए क्या है। ये शिक्षा भी पूर्णतः निःशुल्क थी। केंद्र क्या थे शिक्षा के? संघ या जिन्हें मठ कहा जाता था। ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या होते थे? तो संघ या मठ, आप बताएंगे। माध्यम क्या थी? जन भाषा। और आप जानते हैं बौद्ध भाषा, बौद्धों की भाषा क्या थी? पाली। ठीक है। और जैनों की भाषा प्राकृत। अब देखिए, धम्म, संघ, गुरु की महत्ता को स्वीकार किया जाता था। तो धम्म है, संघ है और गुरु की महत्ता, ये धम्म और संघ आपको इसी बौद्ध में ही मिलेंगे। इसमें देखिए, शास्त्रीय वाद विवाद, मतलब शास्त्रार्थ हेतु छात्र गोष्ठी का आयोजन किया जाता था। यहां देखिए, इसमें वर्ण व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ आइए, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा प्रारंभ 6 से 8 वर्ष की आयु में होती थी। ठीक है। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था? प्रवज्जा संस्कार होता था। ठीक है। जैसे वैदिक में उपनयन संस्कार होता था, वैसे यहाँ पर प्रवज्जा संस्कार होता था। चलिए, ये प्रवज्जा संस्कार मठ में प्रवेश हेतु होता था। जैसे वहां गुरुकुल में, वैसे यहाँ मठ में प्रवेश के लिए। देखिए, ये कैसे होता था? बालक अपना सिर मुड़वाकर, पीले वस्त्र धारण कर गुरु से शिष्य के रूप में स्वीकारने की प्रार्थना करता था कि
गुरु आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। जब गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे तो उसे शरण त्रयी का पालन करना था, अनुसरण करना था। अब देखिए शरण त्रयी कौन है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये शरण त्रयी है बौद्ध धर्म के। ठीक है। प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण, सामनेर, सिद्ध विहारक कहा जाता था। ठीक है, श्रवण नाम हो जाता था या सामनेर कहते थे या सिद्ध विहारक कहते थे। जैसे वैदिक काल में द्विज कहा जाता था। ठीक है। छात्रों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु पोथी, अब ये पूछ लेगा आपसे कि सिद्धिरस्तु पोथी जो है वो किस शिक्षा से संबंधित है, आप बताएंगे बौद्ध शिक्षा से। और इसमें कितने अक्षर थे? 49 अक्षर थे। चलिए, पोथी पढ़ने के बाद छात्र 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। कौन कौन सा? शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। ये चीजें देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। आप इसको एक क्रम में याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको मेन चीजें याद हो जाएंगी। जैसे संस्कार जितने वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है। चलिए, इसमें अध्ययन काल कितना है? 12 वर्ष का है। अब देखिए, उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता है। क्यों? देखिए, 8 वर्ष की आयु में बालक ने प्रवेश लिया और 12 वर्ष उसने अध्ययन किया, तो 12, 8, 20 वर्ष हो गए। अब उपसंपदा संस्कार से क्या होता था कि यहां से जो है अब वो मठ से बाहर निकलता था, मतलब भिक्षु के रूप में हो जाता था। तो 9 भिक्षुओं को 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। समझ गए आप? चलिए, शिक्षा का केंद्र क्या हुआ करता था? मठ हुए करते थे, संघ हुआ करता था। तो मठ बड़े बड़े जो भवन हुआ करते थे। भारत के इतिहास में बौद्ध विहार जो है प्रथम संगठित संस्था थी। ठीक है। तो बौद्ध विहार बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध शिक्षा से संबंधित। बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, काशी, मिथिला, ये सब क्या थे? बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है। शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी। और भाषा कौन सी थी? जन भाषा थी। क्योंकि जानते हैं उस समय पाली भाषा जो थी वो लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, क्योंकि वो आसान थी संस्कृत की अपेक्षा। स्त्री शिक्षा की बात कर ले तो संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? बुद्ध की विमाता, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है। बौद्ध साहित्य महावग्गा में भिक्षुओं के लिए कताई, बुनाई, शिल्पकला इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो देखिए, बौद्ध साहित्य महावग्गा की बात आएगी तो आप तुरंत बताएंगे कि ये बौद्ध साहित्य की किताब है। ठीक, देखिए यहां पर थोड़ा सा तुलनात्मक दिया गया है। समावर्तन संस्कार देखिए क्या है? गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए। और उपसंपदा संस्कार आजीवन ब्रह्मचर्य। देखिए यहां पर हमने बताया आपको, अभी देखिए उपसंपदा संस्कार में क्या होता है कि अब ये भिक्षु के रूप में, जो भी बालक रहता है वो भिक्षु के रूप में हो जाता है। तो भिक्षु के रूप में होने के बाद वो क्या कहेगा? आजीवन ब्रह्मचर्य रहेगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मध्यकालीन शिक्षा की बात करें, अभी तक हमने क्या क्या देखा? वैदिक कालीन और बौद्धकालीन। अभी मध्यकालीन शिक्षा में देखिए मोहम्मद साहब ने कहा है कि दान में सोना देने से अच्छा है कि अपने बच्चों को शिक्षा देना है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है। मतलब आप दान में सोना देने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए। ठीक। अकबर के सिंहासनारूढ़ होते ही शिक्षा में ने एक नए युग में प्रवेश किया और आगरा को शिक्षा का केंद्र बनाया गया। तो मध्यकालीन में शिक्षा का केंद्र कौन सा शहर था? तो आगरा। देखिए अब यहाँ पर और भी कई केंद्र बने, आगरा, दिल्ली, जौनपुर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सभी क्या हुए? काल में शिक्षा के केंद्र बने। उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार, क्योंकि उस समय इस्लाम धर्म जो है यहाँ पर चरम पर था, उसी का शासन था। और राजनीतिक व सामाजिक उद्देश्य भी थे इसके। अब विशेषताएं क्या थी इस शिक्षा के? मौखिक था और व्यक्तिगत शिक्षा भी दी जाती थी, निःशुल्क होती थी। अभी तक तीनों शिक्षाएं निःशुल्क हो गई। आध्यात्मिक के स्थान पर, अब समझिए, अभी तक जो बल दिया गया दोनों शिक्षाओं में, उसमें आध्यात्मिक पर बल दिया गया, लेकिन यहाँ पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया। मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, इसीलिए चीजें मिस भी हो जा रही हैं। फिलहाल आज ये सेशन समाप्त कर लेंगे, इसके बाद आपका सेशन तबीयत सही होने के बाद मिलेगा। माध्यम क्या था? अरबी माध्यम था, ये मुख्य शिक्षा का माध्यम था। और उच्च स्तर पर फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। स्त्री शिक्षा यहाँ भी बहुत अच्छी नहीं थी, यहाँ भी दयनीय थी। केवल राज घराने की जो स्त्रियां होती थी वही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। जैसे आप गुलबदन बेगम का नाम सुने होंगे,
जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना की। ठीक, शिक्षा व्यवस्था, अब देखिए यहीं पर मैंने अभी आपसे बात की थी मकतब एवं मदरसे की। तो देखिए शिक्षा व्यवस्था क्या थी, मकतब और मदरसे दो केंद्र हुआ करते थे। मकतब में क्या था, मकतब शब्द कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कुतुब का क्या अर्थ होता है, तो कुतुब का अर्थ होता है उसने लिखा। ठीक है, अब देखिए मकतब कुतुब मतलब उसने लिखा, मतलब यहां पर क्या सिखाया जाएगा, लिखना सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था दोस्तों, लिखना सिखाया जाता था। ठीक है, और देखिए यही प्रश्न आपके 69,000 में पूछा गया था कि मकतब जो है, देखिए प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था इसमें, तो मकतब। मकतब क्या होते हैं, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते हैं। ठीक है, उस समय प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था, मकतब था। और जो मदरसा होता था ये उच्च शिक्षा का केंद्र था। क्या था, उच्च शिक्षा का केंद्र था, और ये किसी ना किसी मस्जिद से लगा रहता था। ठीक है, मकतब और मदरसा आप समझ गए। अब देखिए प्रवेश की आयु, ठीक है, प्रवेश की आयु कितनी है, मतलब शिक्षा में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष के बीच होती है। अब 4 से 5 वर्ष के बीच कितनी होगी ये समझिए। इनमें जो है शिक्षा प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार होता है, देखिए वैदिक काल में उपनयन, बौद्ध में प्रवज्जा, और मध्यकालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। कौन सा संस्कार, बिस्मिल्लाह। उपनयन और प्रवज्जा की भांति इसमें बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, आप समझ गए। अब देखिए मैंने बताया 4 से 5 वर्ष के बीच, अब यहां समझिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ठीक है, इसमें कुरान की भूमिका तथा 55वां व 51वां अध्याय सामने रखकर कुछ आयतों का पाठ किया जाता था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। यदि बालक उसको नहीं दोहरा पाता था तो बिस्मिल्लाह कह देना ही पर्याप्त होता था, कि नहीं दोहरा पाया तो बिस्मिल्लाह कह दिया, हो गया, वो इसी के बराबर हो गया। यहां भी देखिए शिक्षण विधि क्या थी, व्याख्यान विधि ही थी और मौखिक ही होती थी। आगे चलिए, ये आपकी हो गई देखिए मध्यकालीन शिक्षा। ठीक है, ये क्लास जो है बहुत लंबी नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी जो अ, वर्तमान शिक्षा के नवीन चलिए देखिए, अभी एक अगला जो आपका पार्ट है इसी में वर्तमान भारतीय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, देखिए वो चीज मिस हो रही थी। जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आप पढ़ेंगे उसमें ये पूरा बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब हुई, 1781 में, ये पूछा भी जा चुका है शायद टेट में या कहीं पूछा गया है। और वारेन हेस्टिंग्स ने जो है इसकी स्थापना की, किसकी, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, वारेन वारेन हेस्टिंग्स ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, लॉर्ड वेलेजली ने, कहा की, कलकत्ता में, सन 1800 में। ठीक है, ये आप समझ कर रहिएगा। आगे देखिए, मैकाले का सिद्धांत, ये जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मैकाले, लॉर्ड मैकाले का कहना यह था कि शिक्षा जन समूह में उच्च वर्ग से छनकर नीचे की ओर पहुंचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कुछ समय में चौड़ी विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करे। देखिए इनका क्या था, निस्यंदन का सिद्धांत मतलब छनाई का सिद्धांत होता है। छनाई कैसे, इनका मानना था कि जो उच्च वर्ग है उसको आप शिक्षा दे दीजिए, निम्न वर्ग को शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्च वर्ग से शिक्षा धीरे धीरे छनते हुए निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। यही है मैकाले का निस्यंदन का सिद्धांत। ये फिर हम पढ़ेंगे जो हमने बताया जहां पर। अब देखिए आज्ञा पत्र 1833 से पहले आप देख लीजिए 1813, इसमें क्या हुआ, शिक्षा के लिए अनुदान की घोषणा हुई। ठीक है, और अनुदान कितना था, 1 लाख रुपया। लेकिन उसमें यह नहीं निर्धारित किया गया कि ये 1 लाख रुपया कहां खर्च करना है, जो अंग्रेजी शिक्षा है पाश्चात्य उस पर, कि जो यहाँ की शिक्षा है प्राच्य उस पर। ठीक है, तो यहीं से प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सारा का सारा पैसा पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च करना चाहते थे, और यहाँ के जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे वो चाहते थे कि इस पर भी खर्च हो। ठीक है, 1813 का 33 का आज्ञा पत्र देखिए कि इसमें अनुदान को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। ठीक है, अब यहां देखिए मैकाले का एक कथन दिया है कि मैकाले ने कहा था, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक
अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ये किसने कहा था? मैकाले ने कहा था। ठीक है, ये देखिए यहाँ के साहित्य को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों का ये एक प्रयास हमेशा रहा है ताकि वहां की शिक्षा को यहाँ अपनाया जा सके। ठीक, मैकाले घोषणा पत्र, ये पूछा जाता है कि कब मैकाले का घोषणा पत्र कब आया, तो 1835 में। आकलैंड का घोषणा पत्र 1839 में। यहीं पर प्राच्य और पाश्चात्य विवाद समाप्त हुआ, जो अभी तक चला आ रहा था। ठीक है, इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ पर नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में चर्चा अभी हमें आगे बहुत अच्छे से करनी है। अब समझिए वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र कब आया? 1854 में, चार्ल्स वुड। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में भारतीयों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति बनाई। अपने नवीन लक्ष्यों के कारण इसे देखिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये पूछा गया है। ठीक है, क्या कहा गया इसे? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये आप आराम से समझ लीजिएगा। आगे चलिए, हंटर कमीशन, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, फिर भी यहां पर थोड़ा सा जान लीजिए। लॉर्ड रिपन ने शैक्षिक सुधारों के मूल्यांकन हेतु प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, समझ कर चलिएगा। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसे कहा गया, तो आप बताइएगा हंटर कमीशन। कब आया? 1882 में। ठीक है, इसे प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग भी कहा जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए ये पहला आयोग गठित किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर, और इन्हीं के नाम पर इसे हंटर कमीशन कहा गया। ठीक, आगे चलिए गोखले विधेयक के बारे में देखते हैं। ये कब आया? 1911 में आया। क्रमशः याद करते चलिएगा और सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। ये किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी कि इसमें लिखा था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। ठीक है, और स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के लिए कर लगा सकती हैं। इन्होंने यहां तक कहा कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा के लिए लोगों से कर भी वसूल कर सकती हैं। सरकार इस विधेयक को समय से पहले मानती थी और इसे अस्वीकृत कर दिया गया। सरकार ने कहा कि वो समय अभी नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने का समय तो था, लेकिन ये जो कर वगैरह थी इन सब चीजों को मानने का समय अभी नहीं है, ये समय से पहले थी। ठीक है, अब बात आई हर्टांग समिति। यहां से एक प्रश्न आपका एकदम सीधा सीधा आया था। देखिए हर्टांग समिति कब? 1929 में। अध्यक्ष कौन थे? फिलिप हर्टांग। ठीक है, इसमें विशेष तथ्य क्या है? देखिए प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। इन्होंने इसका जो है प्रतिपादन किया कि 4 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। यही मेन था, अपव्यय व अवरोधन को कम करने के लिए हर्टांग समिति बनी थी। मेन फोकस इसी पर था। ठीक है, तो अपव्यय अवरोधन, आप समझिए कि ये जो है एकदम सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया गया था कि अपव्यय अवरोधन को कम करने के लिए कौन सी समिति बनी थी, तो कौन सी? हर्टांग समिति बनी थी। अब बेसिक शिक्षा की बात करें अगर हम, तो बेसिक शिक्षा देखिए 22 अक्टूबर 1937। ठीक है, जो महात्मा गांधी वाली शिक्षा थी, बुनियादी शिक्षा जिसे कहा जाता है, तो ये कब जो है आई? 22 अक्टूबर 1937, जब वर्धा सम्मेलन था वहीं पर ये योजना बनी, जिसे वर्धा योजना भी कहा गया। इसे बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा सम्मेलन में इसकी नींव पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए आज की क्लास जो है इससे ज्यादा नहीं की जाएगी, यहीं पर आज की क्लास समाप्त की जाएगी दोस्तों। फिर जो है थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए तो अच्छे तरीके से, थोड़ा अच्छे मैटर के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए जो है यहीं पर क्लास बंद की जाएगी। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल सुबह की आपकी करंट अफेयर की क्लास तबीयत सही रही तो समय से मिल जाएगी, अन्यथा हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, लेकिन करंट की क्लास आपको मिलेगी, उसको बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से, थोड़ी तबीयत सही हो जाए उसके बाद। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए और मन लगाकर पढ़िए ताकि आपका समय जो है बर्बाद ना हो। चलिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।